मैं मोहन कुमार, ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर, धर्मशाला रोड, माहौरी मंडल, बरबीघा, शेखपुरा। वहाँ से वो संस्थान हम दरअसल इस्टेब्लिश मेरे बड़े भाई गुलशन सर किए हैं, बट 2014 से एक मैट्रिक एग्ज़ाम 8, 9, 10, 11, 12 उसी में से 2014 से तैयारी करवाते आ रहे हैं। और आज हम आपको एक कैंडिडेट से मैं रूबरू करवाता हूँ। विगत वर्ष 2021-22 का जो सेशन था उसमें 2022 में प्रिया कुमारी, जो कि शेखपुरा जिला की टॉप रैंक 1 रही है, जिला टॉपर रही है। आज हम उससे जानना चाहते हैं कि हमारे बैचेज में 100, 125, 150 बच्चे रहते हैं, राइट। उसमें से आखिरकार इसे क्या ऐसा लगा कि इसने डिस्ट्रिक्ट टॉपर की है और 1 नंबर के कारण स्टेट टॉप 10 से चुकी है, 477 मार्क्स है। तो सबसे पहले तो प्रिया कुमारी, तुमको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि मेरे संस्थान में तुम मेरे संस्थान का नाम गौरव की है और इस पूरे इलाके, क्षेत्र और पूरे कहीं ना कहीं एक स्टेट में एक काफ़ी अच्छा हमें ओहदा दिए और अपने गार्जियन को भी काफ़ी अच्छा नाम दिया है। इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई, ठीक है। अब हम इस प्रिया कुमारी से जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारी बातें तो आप लोग बहुत बार सुनते रहेंगे। आज मैं इसका टीचर हूँ। आज हम इसकी बातें सुनते हैं और आज हम इससे खुद ही इंटरव्यू लेते हैं और ये मेरा भी इंटरव्यू ले सकती है, नो डाउट, राइट। तो मैं इससे सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेता हूँ कि आपका नाम क्या हुआ। मेरा नाम प्रिया कुमारी है। मैंने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 477 अंक प्राप्त किया है। ब्रिलियंट कोचिंग संस्थान में मैं पढ़ी हूँ और मेरे स्कूल का नाम तैलिक बालिका +2 उच्च विद्यालय है। मेरी उम्र 15 साल है। और ये बताइए कि आप जब मतलब मेरे संस्थान में आप किस क्लास में एंट्री किए थे? मैंने भैया की कोचिंग में 8 क्लास से मैं पढ़ने आई थी। अच्छा, 8 क्लास से एंट्री की थी। yes. तो क्लास 8, 9, 10 तो 3 वर्ष पढ़ी है। ये 3 वर्ष पढ़ी है, थोड़ा पॉइंट भी नोटेड, ये 3 वर्ष इन्होंने हमारे यहाँ क्लास किया। मेरे संस्थान में तुमको 8, 9, 10 तीनों में, जहाँ तक हमें पता है और तुम्हें भी पता है कि मेरे यहाँ सभी विषयों की तैयारी करवाई जाती है और विशेषज्ञ टीचर रहते हैं, सभी टीचर्स रहते हैं। तो तुम ये बताओ कि तुम्हारा जब क्लास 10 था, चूँकि 10th का सिलेबस था, तो 10th में जब हमारा स्टार्टिंग क्लास था तो उस दरमियान मेरे यहाँ संस्थान का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग कैसा रहा है? क्लास टाइमिंग, बैच टाइमिंग कैसा रहा है? ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर एक बहुत अच्छा कोचिंग संस्थान है जो आपको सारे विषयों की तैयारी करवाता है मैट्रिक बोर्ड के लिए। पहले जब मैं 10th क्लास में गई तो फिर हमारा कोचिंग क्लास होता था, 2 बजे रहता था क्लास, 1 घंटा या 2 घंटे की पढ़ाई होती थी। हमें फिर आदत धीरे धीरे सर ने डलवाई और फिर हमारे क्लास की टाइमिंग को बढ़ाया। फिर हमारे क्लास की टाइमिंग हो गई 3 से 5 और उसके बाद धीरे धीरे और हमारे टाइम, जैसे जैसे गर्मी बढ़ते गई हमारी क्लास की टाइम और बढ़ते चली गई। और जैसे फिर हमें सर ने 12 बजे बुलाना स्टार्ट किया और 12 बजे से लेकर हमें हमारे 5 बजे तक कोचिंग में पढ़ाई होती थी। अच्छा। बिल्कुल एक स्कूल टाइमिंग जैसा, लगता ही नहीं था कोचिंग जा रहे, लग रहा है जैसे स्कूल जा रहे हो। तब तो ऐसा कभी कभी तुम्हें सुनने को मिला होगा कि जो एक थोड़ा सा पॉइंट भी नोटेड है कि समझिएगा कि एक बर्ड बोल के गई है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ा वैसे वैसे टाइम बढ़ाना चाहिए, लेकिन लोगों का मानना है कि गर्मी में बच्चों को ज़्यादा परेशान ना करें। तो इस पॉइंट पर तुम क्या कहेंगे? क्योंकि बच्चे अभी जो भी सुनेंगे आगे वो एग्ज़ाम्स का तैयारी करेंगे और जनरली बच्चे एग्ज़ाम्स के तैयारी में, एग्ज़ाम्स मान लो कि फरवरी में रहता है तो फरवरी के 3-4 महीने पहले बहुत ज़बरदस्त प्रिपरेशन करते हैं। इसमें नो डाउट 10 घंटे 12 घंटे गेस्ट पेपर है, एटम बम है या कुछ क्वेश्चन है, कुछ टीचर का गेस्ट पेपर है, तो उस पर लगे रहते हैं। लेकिन हम या तुमने जो बोली अभी कि आप गर्मी के सेशन में, मतलब मीन्स अभी कहा जाए तो अभी जो चल रहा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस 5 महीने को लेकर के ही हम ज़्यादा क्लास लेते थे। तो उस समय तुम्हारा और तुम्हारे घर के गार्जियन और बाकी तुम्हें थोड़ा सा कैसा फील्स होता था, ये बताना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट जो प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस 5 महीने को इग्नोर कर दे। इस 5 महीने का ताकत क्या है ये बताओ।
ये बहुत है। मैंने भी बहुत सोचा है कि मैं स्टूडेंट्स को बताऊं कि बहुत लोग होते हैं सोचते हैं 10th क्लास में चले जाते हैं, वो शुरू में पढ़ाई नहीं करते, वो सोचते हैं अभी एग्जाम आने में बहुत टाइम है, फरवरी के या फिर दिसंबर से हम स्टार्टिंग करेंगे अपने पढ़ाई करना। मैंने बहुत गलत ये सोचा है। देखो जब मैं 10th में गई तो मैंने शुरू से ही अपना सिलेबस ऐसे रखा कि मेरे को लगता था अगले दिन ही मेरा एग्जाम आने वाला है, इसलिए मैं वैसे ही प्रिपरेशन करके चलती थी। और इसका फ़ायदा मुझे बहुत मिला, क्योंकि जब दिसंबर जनवरी आता है तो मैं सच बताती हूँ आपको पढ़ने का बिल्कुल इच्छा नहीं करेगा। एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। और ये मेरे साथ हुआ बहुत 8th क्लास 9th क्लास में ऐसा होता था, इसलिए मैं बता रही हूँ। इसलिए मैंने 10th में मैंने अपने आप को संभाला। और फिर 10th में सच में मैं इतना पूरा पढ़ लिया, मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट था, फिर भी दिसंबर जनवरी आने के बाद मेरे को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था। तो मैंने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ जो पॉइंट छोटे छोटे मेन पॉइंट्स होते थे दिसंबर जनवरी फेब मैंने सिर्फ उसी को रिवीजन किया, और वो मेरे को बहुत फ़ायदा किया है। अच्छा। और एक बात और, जैसे सर ने कहा कि गर्मी में बहुत स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ना इग्नोर करते हैं, तो एक संस्कृत का श्लोक बोलूंगी, छात्राणाम अध्ययनम तपः। तो कुछ अगर बनना है तो उसके लिए संस्कृत का एक श्लोक फिर से बोला, जो कि संस्कृत विषय आजकल ऐसा हो गया है हमारे कहीं ना कहीं। मैं इस माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि भाषा में शायद आपने पढ़ा भी होगा कि लैंग्वेज में कहीं ना कहीं हिंदी से भी सबसे ज़्यादा पुराना प्राचीनतम संस्कृत रहा है, वेदों का भी रहा है। और संस्कृत बोलने से कितने लोग शर्म महसूस करते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा एक तमाचा पढ़ना जरूरी है। एक संस्कृत का क्या श्लोक बोली थी फिर से? छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों के लिए अध्ययन ही तप है। छात्राणाम अध्ययनम तपः, तपः ना? हाँ, अच्छा। जैसा संस्कृत की टीचर मेरे यहाँ हैं तो इस कारण। अच्छा, और उसका शब्दार्थ क्या हुआ? कि छात्रों के लिए अध्ययन ही करना तप है। छात्रों के लिए अध्ययन ही करना तप है। तो एक शायद यहाँ से ये हमें भी याद आ रहा है, एक मैंने कहानी पढ़ा था, करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, है ना? रस्सी आवत हाँ, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसा है कि इससे गर्मी में जो खासकर विरोध जो होता है कि बच्चे जाएंगे नहीं जाएंगे, गर्मी का मौसम है, एग्जाम एक बड़ा अच्छा वर्ड होता है, शायद मैं क्लास में भी चर्चा किया करता था। हम लोग का बिहार के लोगों का एक सबसे बड़ा कीवर्ड होता है ये, मतलब करेंगे ना, अभी बहुत समय है, एग्जाम आने वाला नहीं अभी। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि एग्जाम्स के आने के पहले 90 से 100 दिन का एक शेड्यूल बनाते हैं। वो रूटीन पे कभी कोई चल नहीं सकता, मैं खुद नहीं चल सकती, तो आपको क्या बोलूं चलने। रूटीन पे आप रूटीन बनाओगे, वो एक दिन चलेगा, फिर अगला दिन वो ये होना ही है क्रैश। वो एग्जाम के 7 दिन पहले वो जब रूटीन बनाते तो बड़ा एकदम वो जोश जुनून में रहते हैं, मतलब ऐसा उन्हें फील होता है कि हम कर ही लेंगे, लेकिन जब करने बैठे तो होता नहीं है। तो वो 1 से 2 घंटे बस होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं यदि टॉपर्स मार्क्स जो होता है वो महज एग्जाम्स के 2-3 महीने की बात नहीं होती है। आपको अभी से सोचना होगा, अभी तो 3-4 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब भी आप समझ सकते हो। अभी से आप प्रिपरेशन ऐसे करना स्टार्ट करो कि बस कुछ ही महीने में आपका एग्जाम है, ऐसा मत सोचो कि अभी बहुत टाइम है। तो वो अगर आप बहुत टाइम सोचोगे तो कल कर लेंगे, उस चक्कर में आपका कभी नहीं होगा। इसलिए आज अगर किसी चीज़ को याद करना है तो वो आज करो, डाउट्स क्लियर करने तो वो आज ही क्लियर करो किसी भी। अगर आप आज डाउट क्लियर नहीं करोगे अपने, तो आगे वो आपका डाउट्स वो रह ही जाएगा, कभी वो क्लियर नहीं होगा। और अगर उस डाउट को क्लियर करने में आपको 1 दिन देना पड़े तो भी दो, उसको क्लियर करो। नहीं बस नहीं तो फिर आलस से तो 1 दिन टालते जाओ, बस वो फिर एग्जाम आ जाएगा। और आलस से तो हमें जहाँ तक याद है, मैं भी संस्कृत पढ़ा था, आलस से संस्कृत में शायद तुम लोग को अलस कथा करके पढ़ना था, कहानी भी है ना? चलो कोई नहीं। तो हमने ये देखा इस बच्ची से कि प्रिया कुमारी से हम भी एक सीख ही रहे हैं, क्योंकि मेरा हमेशा से मकसद रहता है कि एक शिक्षक अपने शिष्य से सीखना ही चाहिए, या एक शिक्षक अपने शिष्या से भी सीखना ही चाहिए, क्योंकि जब तक सीखने की नहीं रहेगी जिज्ञासा तब तक हम नया कुछ करना नहीं चाहेंगे। आप लोग भी ज़रूर सीखिए। तो हमने 2 पॉइंट पे क्लियरिफिकेशन कर लिया कि 12 महीना जो टाइमिंग मिलता है उसमें से प्रॉपर टाइम उस पर देना चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस रहता है वो सिलेबस 12 महीने तक की रहती है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो उस पर कोई इधर करना नहीं चाहिए कि हमें 3 महीने 4 महीने एग्जाम के पहले हो जाएगा। पहली बात 3-4 महीने आपको पढ़ने का बिल्कुल मन ही नहीं करेगा। आपको इसलिए
वो उस 3-4 महीने में सिर्फ रिवीजन करिए, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। रिवीजन तब होगा जब आप उस आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा, राइट। तो ये तो कंप्लीटेड है। अब हम आगे की ओर बढ़े। तुम ये बताओ कि जब तुम्हारा कोचिंग टाइम जब बढ़ाया गया, गर्मी के दिन बढ़ाए, तो उसमें से आगे हम लोग चलते गए हमारा संस्थान आगे करता गया। तो मेरे संस्थान में मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे संस्थान में मैं मैथ और साइंस और हिंदी ये 3 विषय लेता हूँ, और संस्कृत के एक अलग शिक्षक हैं, और सामाजिक विज्ञान के भी अलग, और अंग्रेजी के भी अलग शिक्षक हैं। तो ये 4 टीम हमारा काम करता है, और इसके बाद आगे क्या काम करता है ये मैं नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये टॉपर से यदि बताते हैं तो उनकी बातें कुछ अलग ही होगी, क्योंकि आज इनकी बातें में ताकत होगी, राइट। हमारी बातें तो सुनना है। तो ये बताइए कि जब जुलाई, अगस्त, सितंबर के करीब जाता है तो सिलेबस लगभग हम पिछले साल तो कोविड का दायरा था, तो 2 महीना लगता है, क्लोज भी रहा, राइट। तो सिलेबस हम कंप्लीट अप्रॉक्स किस मंथ में किए थे? सितंबर मंथ में आसपास कर दिए थे, राइट। तो सितंबर मंथ में हमारे यहाँ सिलेबस कंप्लीट हो गया था, अप्रॉक्स हो गया था, राइट। कुछ सब्जेक्ट का बचा हुआ था, सेट स्टार्ट था। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 मंथ माने एग्जाम के पहले था। तो उस 4 मंथ में आपने क्या किया, और उस 4 मंथ में हमारा संस्थान और मेरे द्वारा क्या प्रयास किया गया, और वो प्रयास आपके सफलता में क्या सहायता किया है, थोड़ा ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बताइए। हमारा ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर ने सारे सर ने हमारे सितंबर स्टार्टिंग में हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट था। तो उसके बाद हमारा सेट स्टार्ट हुआ। सेट में हमारे सारे सब्जेक्ट के ओवरऑल होल बुक से आता था क्वेश्चंस, जिसमें सारे सब्जेक्ट के एग्जाम्स होते थे। हर एक भी दिन मिस नहीं होता था। टेस्ट को कंट्रोल करना बहुत ही अच्छा ये था, मतलब टेस्ट की शेड्यूल टाइमिंग बहुत अच्छी थी। जिसके बाद फिर हमारा लगभग जनवरी फेब लास्ट, मेरे को याद है, मतलब एग्जाम से बस 5 दिन पहले हमारा टेस्ट बंद हुआ है। लास्ट एग्जाम से 5 दिन पहले, एग्जाम से 5 दिन पहले बंद हुआ है। हमारे लास्ट तक टेस्ट हमने दिए हैं 4 महीना तक, और उसका बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे हर टेस्ट का हमें कॉपी भी चेक होके मिलता था, जिससे हमें अपने प्रोग्रेस के बारे में पता चलता था कि हमारे कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, हमें और कहाँ सुधार लाना है, या किस फील्ड में हमारा ठीक है, किसे और ज़्यादा प्रोग्रेस करना है, इंक्रीज़ करना है। तो उसके बाद फिर मेरे को सबसे ज़्यादा टेस्ट का एक फ़ायदा हुआ, मैं बोर्ड एग्ज़ाम को बताती हूँ। हम लोग को मैथ के एग्ज़ाम में बहुत कम टाइमिंग मिला, मतलब 3 घंटे। 1 मिनट में रुकना चाहता हूँ। ये पॉइंट दरअसल रिजल्ट जब आया था तो एक बच्चे ने शायद कहीं डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, उसने भी ये पॉइंट को मेंशन किया कि फर्स्ट दिन एग्जाम में मैथ्स में हमारे क्लासरूम में क्वेश्चन देर से मिला, नहीं तो मैं स्टेट टॉपर होता। जरा सा पॉइंट मेंशन ही करना जरूरी है, कहीं ना कहीं यदि ये वीडियो आगे तक आप लोग शेयर करते हैं तो थोड़ी सी इस बार एग्जाम सेंटर में थोड़ी सी गलतियां हुई है। ये हम नहीं, ये खुद ही कैंडिडेट बोल रही है मैथ्स पेपर के बारे में जो फर्स्ट दिन रहा है। और देखिए ये तो मेरे यहाँ लगभग टेस्ट का कमाल था और इतना प्रैक्टिस था, तब जा करके इसका अच्छा हुआ है। जिसका नहीं रहा होगा उसका स्थिति क्या रहा होगा। तो खैर आगे कंटिन्यू। मैं बता रही थी, हमारे फर्स्ट डे एग्जाम था, तो फर्स्ट डे पहले हम तो खुद प्रिपेयर नहीं थे कि हम लोग कैसे वहाँ फॉर्म भराते हैं, क्या रोल नंबर्स क्या भराते हैं। वो फर्स्ट डे था तो उसको हमने समझा पहले, तो फिर हमें क्वेश्चंस भी बहुत लेट हुए। पहले तो हमें सारे चीज़ फॉर्मेलिटीज़ करने में उसे टाइम लग गया, फिर हमें क्वेश्चन लेट से मिले। तो मेरे पास सिर्फ 3 घंटे का पेपर, मेरे को 1.5 घंटा करने का टाइम मिला। उसमें फिर जब 15 मिनट्स बाकी थे पेपर लेने में, तो मैंने 15 मिनट, राइट। मैंने लॉन्ग क्वेश्चन एक भी टच नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन 15 बनाने होते हैं, 50 ऑब्जेक्टिव्स बनाने होते हैं, मैथ को सॉल्व करने में भी टाइम लगता है। तो फिर सिर्फ 15 मिनट्स बाकी थे, तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन सच में टच नहीं किया था। और फिर मैंने सिर्फ टीचर से 5 मिनट एक्स्ट्रा लिया था, और मैंने अपना पूरा 4 लॉन्ग क्वेश्चन से बनाया था। और वो सिर्फ भैया के टेस्ट के कारण हो पाया कि मैं इतना स्पीड में कर पाई, और मेरे मैथ्स में आज 98 मार्क्स आए। ये थोड़ी सी गलती हुई। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से गलतियां हुई है, ये मैं मानता हूँ। मैं सब सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सेंटर में ऐसा हमें सुनने को मिला है। तो खैर हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का प्रैक्टिस इतना था कि लॉन्ग 15 मिनट्स में क्लियर कर दिया गया, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो दरअसल आपका टेस्ट जो है आपको बोर्ड एग्जाम में फ़ायदा किया, और एक ऐसा फ़ायदा किया जहाँ पे इतिहास रचने से
बस 1 मार्क्स 1 मार्क्स का। खैर कोई नहीं, तो ये चीज़ है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि आप पूरे बिहार में 11वां स्थान आपका है, राइट, और इस पूरे से पूरा जिला में पहला स्थान है। तो 16 लाख विद्यार्थियों में 11वां स्थान है, तो ये कम उपलब्धियां नहीं हैं। हाँ, होता है कि कोई यदि मेहनत काफ़ी अच्छा करता है तो उसको लगता है कि हमें थोड़ा सा और मिलना चाहिए। तो हम इसमें ये तो क्लियर हो गया कि टेस्ट प्रैक्टिस मस्ट है ना? बहुत ज़रूरी है आपका राइटिंग स्किल को बढ़ाना। हैंड राइटिंग भी आपको बहुत सुधार होता है टेस्ट में देने से। आपको अपनी गलतियां, कमियां पता चलता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ आपको वो बोर्ड एग्जाम में फिर वो गलती याद आती है कि मुझे ये गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन सॉल्व करने से भी वो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में अगर आ गया तो याद आता है कि वो मैंने उसमें गलती किया था, वो यहाँ पर मुझे नहीं करना है, वो सुधार आता है, वो आपका नंबर बढ़ाने में मदद करता है। टाइम मैंने सबसे बड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत मदद मिलती है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी पॉइंट नोटेड है। मैं ये देखिए एज अ इंटरव्यू ले रहा हूँ इसका, बट कहीं ना कहीं आप लोग को एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा मकसद ये सेवा परमो धर्म, सेवा जितना हो सके जिस माध्यम से हो सके करें। क्योंकि अभी हम थोड़ा ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है, तो हमने सोचा क्यों नहीं एक ऐसा बनाया जाए नेचुरली कि जो गलतियाँ सब लोगों से होती वो गलतियाँ नहीं हो, राइट। तो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज से पहला चीज़ टाइम मैनेजमेंट होता है, इन्होंने बताया। दूसरा प्रैक्टिस होता है। तीसरा हैंड राइटिंग होता है। चौथा सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, बिल्डअप होता है। मतलब ऐसा शायद लगा होगा बोर्ड एग्जाम। मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ। तो टेस्ट सीरीज कंप्लीटेड हो चुका, हमारे यहाँ क्लास कंप्लीट हो गई। तो एग्जाम्स के जब आपका एग्ज़ाम जितने तारीख को था, शायद 17 फरवरी से था ना एग्ज़ाम, तो 17 फरवरी के लगभग 5-6 दिन पहले हमारे यहाँ संस्थान में क्लास आपकी लास्ट हुई थी। तो ये बताइए कि 5-6 दिन पहले क्लास लास्ट कर देने के बाद तो उसके बीच का जो ड्यूरेशन, एक बड़ा पॉइंट है कि कोई संस्थान आपको छोड़ देती है और आपका एक रूटीन डेली बंधा रहता है 365 डेज इंस्टीट्यूशन से। तो उस दरमियान आपका जो छूटा है और अगले 7 दिन एग्ज़ाम है, क्योंकि उसी ड्यूरिंग में बहुत सारे डिमेरिट भी होती है, मिस्टेक भी होता है, राइट। क्योंकि 24/7 आवर उसके पास फ्री रहता है, अब उसे यूज करना होता है। तो ये ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम ज़रूर बताइए आप अपना स्ट्रेटजी कि वो जो एग्ज़ाम के पहले और संस्थान के छोड़ने के बाद का जो बीच का 1 सप्ताह मैंने दिया, कोई हो सकता है 1 महीना ले ले, राइट। तो उसके बीच आपने क्या किया था, वो 7 दिन एग्ज़ाम के पहले का, उसमें आपका क्या था स्ट्रेटजी? मैंने बताया कि एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आने लगता है आपको डर अंदर से लगने लगता है कि पता नहीं क्या मैंने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। मुझे भी लगता था कि पता नहीं मेरे को याद भी रहेगा या नहीं उस समय जाने। फिर पैनिक नहीं हुई। उसके बाद मैंने एक डायरी बनाया था, एक छोटा डायरी, जिसमें ना सारे एग्जाम में जितने मेन पॉइंट्स होते हैं वो सब मैंने लिखा था। और बस एग्जाम से 1 दिन पहले, ताकि मैं सिर्फ उसे रिवीजन करके जाऊँ, क्योंकि 1 दिन में पूरा बुक कर पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा 1 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लो, जिसको आपको 365 डेज में करना था। तो वो छोटा सा डायरी में मैंने बस हर सब्जेक्ट का अलग अलग उसी डायरी में, तो मैं बस उस नोट्स पॉइंट्स को पढ़ती थी, ताकि वो जो भूल सकते हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। अक्सर होता है कि लोग बड़े बड़े चीज याद कर जाते हैं और छोटे छोटे चीज भूल जाते हैं। वही छोटी चीज बोर्ड एग्जाम में गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उसका मार्क्स घट जाता है। सही बात। तो बस वही छोटे छोटे पॉइंट्स आप रिवीजन करते रहे, मैथ्स ज्यादातर सॉल्व करते रहे, और जो वीक पॉइंट्स है उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करें अपने। और न्यू चीज अच्छा पढ़ना चाहिए नहीं एग्जाम के 1 महीना 2 महीना पहले नहीं, कभी मतलब नहीं। न्यू चीज पढ़ने से आपके मन में और डाउट्स आते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरा इस सिलेबस में ये छूट गया है, ये चैप्टर छूट गया है, ये छूट गया है। तो कहीं मतलब ऐसा ना हो कि 1 सप्ताह में वो पूरे सिलेबस जो छूट गया उसको कवर करने में लगे। ऐसा सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप जो पहले आपको जो आ रहा है वो भी आप उसमें डाउट्स ले आओगे, और जो क्लियर कभी नहीं हो पाएगा वो आप एग्जाम टाइम में आपको कहीं ना कहीं यहाँ से हमको एक चीज़ नज़र आ रहा है कि एक पेटी सेव है, एप्पल्स है, उसमें से 2 सेव सड़ा हुआ है और 2 सेव सड़े पूरे तरीके से सड़ गया। अब वो 2 सेव को यदि निकालना बेहतर होगा कि उसको छोड़ देना बेहतर होगा? छोड़ देना बेहतर होगा। तो नहीं, वो 2 सेव को निकालना वहाँ से बेहतर होगा, तब सारा सेव बच जाएगा। हाँ। तो कहीं ना कहीं एग्जाम्स के पहले जो कैंडिडेट्स के मन में ये नेगेटिव थॉट रहता है कि हमारा ये सिलेबस छूट गया है और ये चीज़ छूट गया है, तो ये नेगेटिव को हमको लगता है हटा करके पॉजिटिव को ज़्यादा अपनाना चाहिए, है ना? अपनाना चाहिए। अच्छा।
मैं बस यही कहूँगी कि जो स्टूडेंट सोचते हैं कि मुझे ये नहीं आ रहा है, आप सोचो कि मैंने जो पढ़ा है बस उसी से एग्जाम में आने वाला है और कुछ अलग नहीं सही आएगा। बात, सही बात, सही बात। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्डअप होगा। हाँ, जब खुद के पढ़े हुए पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो मार्केट में आने वाले बुक्स और गेस्ट पेपर और संस्थान का ही उस पर हम कॉन्फिडेंस कैसे करें? मैं गेस्ट पेपर आपको लेने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको बिहार बोर्ड ने पहले ही 1 साल पहले पूरा गेस्ट पेपर दे दिया आपके हाथ में कि आप वो बुक पढ़ो, आपको उसी से क्वेश्चन आने वाला है। सही बात है। उससे बाहर तो आने वाला ही नहीं इसका है। मतलब गेस्ट पेपर बिहार सरकार के गेस्ट पेपर कहने का अर्थ हुआ मॉडल पेपर जो निकालता है उसकी बात ही नहीं कर रही है, ये बात कर रही है कि सिलेबस आपको 1 साल पहले दे चुका है और उसमें उसी सिलेबस में आपको आना है, उसी सिलेबस में डूब जाओ। राइट, है ना? चलिए, तो ये तो है एग्जाम के पहले का आप लोग का डाउट क्लियर हो चुका है। यदि क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट के माध्यम से या प्रश्न में नंबर दे दूंगा उसके माध्यम से या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नो डाउट 24/24/7 आवर एकदम बिल्कुल फ्री है ना? हाँ, क्लास लेते समय नहीं कर सकते लेकिन मैं क्लियर कर दूंगा। अब आगे क्या है कि तुम जब एग्जाम्स के पहले प्रिपेयर्ड हो गई पूरी तरीके से, एग्जाम्स फर्स्ट डे एग्जाम्स कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ था। राइट, हाँ, मैथ्स था। एग्जाम्स दिन यहाँ से एग्जाम्स डे यहाँ से निकली होगी, एग्जाम सेंटर गई होगी, तो एक बड़ा मूवमेंट हुआ होगा। फर्स्ट, चूँकि लाइफ का फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन अभी होता है, पहले तो 8-9 का बोर्ड होता था बट अब तो हटा दिया गया है। तो उस एग्जाम्स डे फर्स्ट डे जो एग्जाम है उसका एक्साइटमेंट तुमको कैसा लगा? बहुत अच्छा था। एक्साइटमेंट था या डर था? एक्साइटमेंट था, मेरे को डर नहीं Confirm? था, एकदम एक्साइटमेंट था। एक्साइटमेंट क्यों था, डर क्यों नहीं था? एग्जाम से तो डरता है सब। एक्साइटमेंट था क्योंकि मैंने पूरा 1 साल मेहनत किया, वो मुझे आगे जाकर उस 3 घंटे में परफॉर्म करके आना है 365 डेज का, तो मैं क्यों नर्वस हूँ? अगर नर्वस हो जाऊंगी तो वो खराब जाएगा, तो मैं 1 साल पढ़ा हुआ मेहनत बेकार चला जाएगा। इसलिए मैंने बिल्कुल पैनिक नहीं किया। मैंने एक्साइटमेंट एक एडवेंचर टाइप का लिया कि मैं इसे एंजॉय करूँ एग्जाम क्या बात है, एक बड़ा पॉइंट है। एकदम हंसते खेलते कूदते रहो लेकिन कभी भी टेंशन में किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हो, ये तो मैं भी जानता हूँ और आप भी जान रहे हो और आप लोग भी जानिएगा। राइट, एकदम मज़े में जाइए। अब इतने भी मज़े में नहीं, खुशी में जाइए कि जो भी जानकारी हो भूल जाना है। एक बहुत बड़ा बात है कि आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचोगे तो आपको बहुत से ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे कि आपको बोलेंगे देखो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, ये क्वेश्चन आ गया, देखो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन आने वाला है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो वो सबसे बिल्कुल दूर रहो। आप बस ये सोचो कि मैंने जो पढ़ा है वही आने वाला है अंदर, क्योंकि सिलेबस से बाहर आपको बिहार बोर्ड देने नहीं वाला है। तो आप अंदर जाओगे, क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है थोड़ी देर में, तो पहले क्वेश्चन देखे करोगे क्या? वो पहले आप वो क्वेश्चन हार्ड रहेगा, वो नर्वस हो जाओगे। हमें पता चला तुम्हारे एग्जाम सेंटर से, वहाँ पे कुछ गार्डिंग कर रहे थे टीचर्स, हमें पता चला कि ये लड़की एग्जाम सेंटर में सबसे पहले एंट्री कर जाती थी। 9 कितना बजे एंट्री था? जैसे 9:15 में होता था, मैं पहुँचती थी 8:50 में। हाँ, एंटर कर जाती मतलब थी। पहुँचने के बाद जस्ट ये एंट्री कर जाती थी। और बाकी लोगों का क्या मानसिकता है वो तो बता ही दिए। हाँ, एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एग्जाम सेंटर पर जाने के पहले आप ये सब भ्रांतियों से बिल्कुल दूर रहें। भ्रांतियाँ ये है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और ये क्या कहता है ये क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा कर लो, ये कर लो, चीट कर लो, ये से कर लो, इससे कोई फायदा नहीं है। फिर आप जो भी पढ़े हो कहीं ना कहीं हमें लगता है वो भी क्लियर वहाँ से एकदम पूरा क्लीन भूल जाएंगे। लगेगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, क्वेश्चन ऐसा आने वाला है। जब आप एग्जाम सेंटर में गई, क्वेश्चन पेपर आपको मिला, राइट, तो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद चूँकि एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्योंकि वो वही बता सकता है जो एग्ज़ाम दिया है। और मैं तो आज से 10 साल पहले एग्जाम दिया हूँ, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी बहुत सारे चेंज हुए हैं, रूल रेगुलेशन चेंज हुआ है। हम लोग के समय रूल रेगुलेशन कुछ और था, अभी कुछ और है ना? तो आप ये बताइए कि जब एग्ज़ाम में आप जब एंट्री की और एग्ज़ाम से कॉपी बट गया, आंसर शीट बट गया, तो क्वेश्चंस देखने के बाद, ठीक है, व्यवस्था में क्या हुआ उससे इनको कम नहीं है, क्वेश्चंस देखने के बाद आपको कैसा एक्सप्रेशन हुआ? चूँकि 2 ही चीज़ होता है, क्वेश्चंस देखने के बाद ऐसा होता है कि या तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाता है कि मुझे बहुत आता है, और या तो लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो उस दोनों मोमेंट में आप किस मोमेंट में थे और खुद को कैसे बैलेंस किए? ज़्यादा खुशी भी खतरनाक होता है, ज़्यादा दुख भी खतरनाक होता है। सही। तो अपने आप को बस सामान्य रखो, नॉर्मल रखो। अगर बहुत बार बोर्ड ऐसा करता है कि आपको पैनिक करने के लिए पहले में हार्ड क्वेश्चन देता है, तो ताकि स्टूडेंट पैनिक हो जाए और उससे आगे जाके वो गलती करे, लेकिन ऐसा नहीं करना। अब सोचो आगे और भी क्वेश्चन बाकी, तो आप उसे पलट के देखो, शायद उससे इजी क्वेश्चंस मिले।
अब हार्ड क्वेश्चन देके पहले उसमें और टाइम क्यों दे रहे अब हो? तो ऑप्शनल कर चुका है। अब तो ऑप्शनल कर चुका है, अब तो और भी टाइम अब तो और बोर्ड एग्जाम के द्वारा इजी हो चुका है। बहुत इजी हो चुका है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जो सेट मिला आपको शायद उसमें पहले हार्ड क्वेश्चन हो, हाँ। तो उसे पैनिक मत करो। अब पीछे पलट के सारे क्वेश्चंस को पहले क्वेश्चन जैसे मिले पूरा क्वेश्चन रीड करो। ये मत देखो कि मुझे ये आता है, मुझे ये नहीं आता है। पहले सारा क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद देखो कि हाँ क्वेश्चन तो अच्छा कहीं ना था, कहीं जो क्वेश्चन पेपर पर जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता तो उसे है पढ़ना चाहिए। वो इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। जरूर पढ़ना हमें चाहिए। लगता है कि एक टॉपर का सबसे बड़ा रणनीति इंस्ट्रक्शन होता है, राइट? बहुत बड़ा होता है, क्योंकि क्योंकि उसका- बहुत बार होता है कि आपको कुछ क्वेश्चन, जैसे मेरे साथ हुआ था भैया के टेस्ट में, फर्स्ट टेस्ट था सेट का, एसएसटी का एग्जाम था। मैं उसमें 5 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी में बनाने थे। अच्छा। मैंने देखा नहीं, मैंने 2 क्वेश्चन बनाया, मेरा 2 मार्क्स कट गया शॉर्ट में। मैंने इंस्ट्रक्शन, अच्छा। मैंने इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सब का इंस्ट्रक्शन पढ़ा और उसमें 2-2 क्वेश्चन बनाने के थे और मेरे को लगा आगे ज्योग्राफी में भी 2 ही क्वेश्चन बनाने का है और मैंने वो इंस्ट्रक्शन पढ़ा नहीं और मैंने 2 क्वेश्चन बना दिया। तो इससे मुझे बहुत बड़ा सीख मिला। तो टेस्ट का आप फायदा देख सकते हो यहाँ भी कि आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहिए। बोर्ड में बहुत बार होता इंस्ट्रक्शन है जरूरी है, क्वेश्चन जरूरी है। बदल सकता है कि आपको इसमें 2 बनाना है, 1 बनाना है, तो मैं मार्क्स कट सकते हैं उसमें। हाँ, इंस्ट्रक्शन जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स, आप कोई भी एग्जाम्स दीजिए, 10 हो 12 हो, आप कंपटीशन दीजिए, बीपीएससी दीजिए, यूपीएससी दीजिए, कोई भी एग्जाम्स दीजिए, उसके क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है। इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है। और जहाँ तक हमें ज्ञात है और आप भी ने भी पढ़ा होगा कि इंस्ट्रक्शन का पहला पॉइंट लिखा हुआ रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। ये जरूरी है, ये पॉइंट ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ के प्रति जानते हैं और टीचर्स मतलब जैसे मैंने आपको आंसर बताया किसी भी चीज़ का, तो उसको अपने शब्दों में उत्तर देना कहीं ना कहीं मार्क्स इंक्रीजमेंट करता है या नहीं करता है, या हूबहू लिखना इंक्रीजमेंट करता है। अगर आप रट के जाओगे तो आपके वो लिमिट वर्ड्स होंगे, आपको उसके आगे आप सोच के भी नहीं सोच पाओगे क्योंकि आपको लगेगा कि सर ने तो यही बस बताया था, आपके उसके आगे थॉट्स आएंगे नहीं। लेकिन अगर जहाँ आप अपने मन से सोचना शुरू करोगे तो आप 50 वर्ड्स में आंसर देना, आप उसको 60-70 वर्ड्स में भी ले जा सकते हो। और कहीं ना कहीं एग्जामिनर को कॉपी चेक करने वालों को एक अट्रैक्टिव होता है, उसे एहसास हो जाता है कि ये बुक्स लैंग्वेज नहीं है। तो देखिए, अपने शब्दों में उत्तर देना वही विद्यार्थी दे सकता है जो सिलेबस कॉन्फिडेंस के साथ उसको अच्छे से पढ़ा है, राइट? और बुक को भी रीडिंग किया है, बुक का एक टर्म देखा है ना? तो ये चीज है। तो और दूसरा इंस्ट्रक्शन एक और चीज होता है कि 15 मिनट प्रश्न पर जो शायद आप लोग को ही पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस जो एग्जाम्स टाइमिंग होता है जो 100 मार्क्स का होता है विदाउट प्रैक्टिकल, एज फॉर एग्जाम्पल मैथ, राइट? 3 आवर 15 मिनट होता है ना? तो 15 मिनट्स में, चलो 15 मिनट्स टाइम नहीं क्वेश्चन पेपर पढ़ने दिया, तो कम से कम 5 मिनट 10 मिनट्स देना चाहिए क्वेश्चन। क्यों देना चाहिए? आखिर क्वेश्चन पेपर को स्टार्टिंग में पढ़ना एक बहुत ऐसा नहीं होगा कि हो सकता है 5 मिनट मेरा ये बर्बाद हो रहा हो, ये भी तो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट बनाना चालू क्यों नहीं करना चाहिए? आप सोचोगे कि पहले कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो तुरंत क्वेश्चन मिलता नहीं है बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर आप उस स्टूडेंट के अलावा आप अपने से 5 मिनट्स क्वेश्चन पढ़ने में दे रहे हो, तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ जो वो क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया पहले ही बनाना, वो 3 नंबर्स तक पहुँचा। आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद उससे ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, आप उससे ज़्यादा जल्दी बनाओगे क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन पेपर पढ़ लेने पर क्या एहसास होता है? एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर कि हाँ मैंने जो पढ़ा है सिर्फ उसी से आया है, उससे बाहर नहीं आया है। और कहीं ना कहीं जो मतलब कॉन्फिडेंस जो एक स्ट्रेटजी बन जाती है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कौन सा मुझे आ रहा है, किसी में मैं ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊंगी और कौन सा मुझे छोड़ देना है। जहाँ तक है कि ऑप्शनल है, मतलब कि इतना बनाना है, तो हमारा माइंडसेट भी हो जाता है कि हमें ये क्वेश्चन का आंसर मैंने कई बार लिखा है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे देना है। किसी कारणवश हम पूरी वीडियो डालने में असमर्थ है, इस कारणवश हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। शेखपुरा का एकमात्र ऐसा कोचिंग जिसने दिए है शेखपुरा के लगातार 5 टॉपर, अगली बारी आपकी भी हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं।